हेलो गाइस, स्वागत है आपका दी टॉपर्स साइड में। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट और इसी पार्ट में हमारा जो है पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें जो कि हमें आगे जाननी है। ठीक है, देखो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग जान लिया था। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक रैपिड इंटीग्रेशन है या फिर इंटरकनेक्शन है बिटवीन कंट्रीज़ का। ठीक है, प्रोडक्शन एंड मार्केट का क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक, प्रोडक्शन आप कहीं पर भी कर सकते हो और मार्केट यानी कि सामान आप कहीं भी बेच सकते हो किसी भी पार्ट में। ठीक है, तो ये था सिंपल सा मीनिंग हमारा ग्लोबलाइजेशन का। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट कर दिया। तो देखो, बेसिकली यहाँ पर हमें दो ही फैक्टर्स पढ़ने हैं। पहला तो है भाई टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन। ठीक है, बस यही दो आपकी बुक में दे रखा है। लेकिन ये जो लिबरलाइजेशन है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें धीरे धीरे समझनी है, मैं पूरी चीज़ बता दूंगा। ठीक, उसके बाद जाकर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जिसने इस ग्लोबलाइजेशन को लाया। ठीक है, तो हम इसके बारे में फिर पढ़ेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे उसके बारे में। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट किया। तो पहला था टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने इम्प्रूवमेंट किया ट्रांसपोर्टेशन में, कई तरीके से फास्टर डिलीवरी हो पाई गुड्स एंड सर्विसेज की, दूर दूर तक के डिस्टेंस से भी कम टाइम में जो है हमारा जो है सारा काम हो गया, लो कॉस्ट में हो गया, कॉस्टिंग कम आई हमारे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प मिल गई। टेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से लो कॉस्ट पर हम अपने डिलीवरी को कर पा रहे थे। ठीक है, अब देखो ये जो डेवलपमेंट हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, आप भी जानते हो आईसीटी, या फिर यहाँ पर हमें आईटी भी बोल दिया गया है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोल दिया गया है। ठीक है, या तो आईसीटी या फिर आईटी बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, उसने एक टोटल तरीके से रिवॉल्यूशन ले आया ट्रेड में। ट्रेड जैसे हो रहा था उसमें एकदम से रिवॉल्यूशन ले आया। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ये सभी चीज़ें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सभी चीज़ें ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है बिज़नेस को ग्रो करने में। तो ये था यार हमारा, या यूँ बोलो तो ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, कंपनियां जो है वो अपने देश में ही बैठ के अपने इंडिया में जो उसका ऑफिस है वहाँ पर वो कम्युनिकेट कर पा रही हैं। उस वजह से टेक्नोलॉजी ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। ठीक, इसमें आईटी का मैंने बता ही दिया आपको कि भाई आईटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है पूरे ग्लोब में अच्छे से बिज़नेस करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं यार कि भाई एक मैगज़ीन थी, ठीक है ना, वो मैगज़ीन लंदन में बिकती है लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग जो है इंडिया में होती है। तो वहाँ से लंदन से जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी गई इंडिया में, इंडिया के ऑफिस में, और इंडिया के ऑफिस में जो डिज़ाइनर था उसने उसको डिज़ाइन कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन सेट कर दिए। उसके बाद डिज़ाइनर ने फिर उसको जो है आईटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी, आप कुछ भी बोल लो, इसकी मदद से जो है इसने भेज दिया लंदन में, इस इंफॉर्मेशन को, पूरा डिज़ाइन को भेज दिया और फिर लंदन में तुरंत उसको प्रिंट करके फिर वहाँ पर बेच दिया गया पूरे इस न्यूज़पेपर को, मैगज़ीन को। तो ये देखो कितना फ़ायदा हुआ हमें आईटी का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन पर आते हैं। टेक्नोलॉजी का हमने देख लिया, बहुत तरीके से इसने हमें हेल्प किया, एक रिवॉल्यूशन ले आया है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। देखो दोस्तों, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रिमूव करना सारे बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शंस जो कि गवर्नमेंट ने लगा रखे थे पहले, उसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। मतलब कि गवर्नमेंट ने पहले कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना ही क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोल दूँ, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अर्लियर बाय द गवर्नमेंट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी मीनिंग है लिबरलाइजेशन की। लेकिन यार अभी से बहुत कुछ हमें जानना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग तो जान ही गए। ठीक है, तो देखो यार हमें जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने हैं, जैसे कि ट्रेड बैरियर क्या होता है। तो देखो यार, ट्रेड बैरियर क्या होता है? ट्रेड बैरियर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है
ताकि फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ना हो सके गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि फ्रीली जो है गुड्स और सर्विस इधर से उधर ना बेचे जा सके, उसलिए गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाती है। ठीक, ये लगाती थी, लेकिन अभी जब से WTO के साथ एग्रीमेंट हो गया तब से जो है रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक कम कर दी गई हैं, एकदम फ्री कर दिया गया है। ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे। तो आपको ट्रेड बैरियर समझ में आ गया, ये टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेड बैरियर इज़ अ गवर्नमेंट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है गवर्नमेंट ने, रुकावटें लगा दी हैं कि भाई इंटरनेशनल फ्री ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, उस पर जो है टैक्स लगेगा। ठीक, इससे हम इंपोर्ट ड्यूटी कह रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। जैसे तुम सामान कभी भी इंपोर्ट करोगे इंडिया के अंदर तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भाई हमें टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स को क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो सामान अंदर आएगा देश के वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कम बिकेगा और हमारे देश के अंदर का सामान ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर का सामान सस्ता होगा और जो विदेश से मंगाएंगे उस पर टैक्स अधिक लग जाएगा, तो उस वजह से इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। तो एक और टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लग गई ना, उस वजह से उसका दाम महंगा हो जाएगा और उस वजह से वो कम बिकेगा। ठीक, तो ये होता है भाई हमारा ट्रेड बैरियर। ठीक है, अच्छा ये गवर्नमेंट लगाती क्यों है, तो देखो पहले जो है ना लोकल इंटरप्राइजेस को जो है कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, ट्रेड बैरियर्स लगाती थी, ताकि फॉरेन गुड्स हमारे देश के अंदर घुस के एकदम फ्लड ना कर जाएं और हमारे देश के जो व्यापारी हैं वो एकदम से बर्बाद ना हो जाएं और सिर्फ विदेशों का कब्जा ना हो जाए। मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉरेन गुड्स ही ना बिकें, कंपटीशन से बचाने के लिए, छोटे लोकल इंटरप्राइजेस को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे बैरियर्स लगाए थे, क्योंकि हमारे देश के जो व्यापारी थे, इंटरप्राइजेस थे, वो अभी कॉम्पीट करने के लिए तैयार रेडी नहीं थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जैसे चाइना में जो है ना टॉयज़ बहुत सस्ते में बनते हैं। ठीक है, तो अगर चाइना को हम छोड़ देते ऐसे ही इंपोर्ट करने के लिए भारत में, तो जितने हमारे देश के अंदर के जो इंडिजिनियस जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं टॉयज़ के, उनका व्यापार बंद हो जाता और चाइना का मोनोपोली हो जाता इंडिया में। उसलिए चाइना के गुड्स पर क्या कर दिया गया, ट्रेड बैरियर लगा दिया गया। मतलब ये कि उन पे जो है ना इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। मतलब कि जो टॉय भारत के मैन्युफैक्चरर्स 10 रुपये में बेचते थे, वही टॉयज़ जो है अगर हम देखें तो चाइना जो है 7 रुपये में बेचता था। तो भाई चाइना की तो बल्ले बल्ली थी। ठीक, भारत के लोग तो ख़त्म हो जाते। क्यों? क्योंकि चाइना ही लाला के माल बेचता जाता, इसलिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई और इस पर जो है 5 रुपये का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया। और अब कितना हो गया है, अब ये 12 रुपये का हो गया। तो अब ये महंगा हो गया चाइना वाला और इंडिया वाला अब सस्ता हो गया। तो हमने क्या किया, अपने इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट किया और इंडिया का जो गुड्स है वो ज़्यादा बिकेगा हमारे देश में, न कि चाइना का। इस वजह से हमें ये ट्रेड बैरियर्स लगाने पड़ते हैं, ताकि जो है हम अपने इंडिजिनियस जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उनको हम सेफ गार्ड कर सकें, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ओके। कोटास क्या होता है, अब देखो यार ये कोटास क्या होता है। पहली चीज़ हम ये लिबरलाइजेशन से रिलेटेड है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सारे ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं, सारे ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम इन सभी बैरियर्स को हमने पढ़ा, ट्रेड बैरियर क्या होता है, कोटास भी पढ़ लेते क्या होता है। देखो कोटास का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है ना वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भाई इतना ही वॉल्यूम का जो गुड्स है वो हमारे देश में इंपोर्ट होगा, या इतना ही वॉल्यूम का गुड्स जो है वो हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, कोटास बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने कोटा एक फिक्स कर दिया भाई कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा या इससे ज़्यादा नहीं आएगा हमारे देश के अंदर, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। एक वॉल्यूम, एक क्वान्टिटी गुड्स या सर्विसेज की फिक्स कर दी गई, रेस्ट्रिक्ट कर दी गई, उसे हम बोलते हैं कोटास। ठीक है, ओके। तो ये दोनों पॉइंट हमने समझ लिया, ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस थे। तो हुआ यूँ दोस्तों कि हमारा 1991 से पहले जो है हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था, फॉरेन ट्रेड जो था, वो इंडिया में क्या था, ये कुछ ऐसा था कि इंडिया में कई सारे बैरियर्स लगा रखे थे फॉरेन ट्रेड पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। ध्यान सुनना, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो है इंडिया ने 1991 से कई सारे बैरियर्स लगा रखे थे, ताकि जो है जो देश के अंदर, कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से।
क्योंकि अगर हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो विदेश के लोग सस्ते सस्ते में माल जो है हमारे ही देश में जो है डंप करते चले जाते, और जब डंप करते तो यार सस्ते में सामान बिकने लगेगा उनका, क्योंकि वो तो सस्ते में बना के दे रहे हैं और हमारे देश के लोग थोड़े महंगे में बना रहे हैं, तो भाई हमारे देश के सारे प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, हमारे देश का व्यापार बंद कबाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1991 से पहले था। ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे भारत ने, कोटाज फिक्स कर रखे थे भारत ने, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ताकि अपने देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, उनको हम सेफ गार्ड कर सके कंपटीशन से, फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब नई पॉलिसी आ गई। सॉरी, ये गलत लिख गया, यहाँ पर जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होना चाहिए था, न्यू इकोनॉमिक हो गया, न्यू इकोनॉमिक होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत लिख गया है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में। ठीक है, जिसे हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन भी हुआ उसमें और ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, जो कि आपके में अभी नहीं दिया हुआ है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखो यार, ये जो न्यू पॉलिसी आई ना, इसमें क्या हुआ 1991 में कि जितने भी लगभग अब जो है इंडिया को ये लगा कि नहीं, अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कॉम्पीट करना चाहिए ग्लोबल प्रोड्यूसर्स के साथ, उस ताकि जो है उनकी परफॉर्मेंस बढ़े और उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़े। दोबारा सुनो, 1991 के बाद जो है 1991 में जो है गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि भाई अब तो हमारे प्रोड्यूसर्स को जो है कॉम्पीट करना चाहिए ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के साथ, ताकि जो इनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी भी इन्हेंस हो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कई सारे चेंजेस किए अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ में और लिबरलाइज कर दिया हमारे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दिया। मतलब जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा के थे वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में ये चेंजेस किए थे और इस डिसीजन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था, या यूँ बोलो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर ही किया गया था। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है, जो आपके बुक में लिखा है वो मैटर करता है। ठीक है, तो वही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, भले ही कुछ और ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बुक में जो लिखा जाएगा आपको वही लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। ठीक, तो आप ये लिखोगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में जो है ये सभी चेंजेस किए थे और इसको सपोर्ट किसने किया था, तो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO ने सपोर्ट किया था। बस आपको यही लिखना है। ठीक, तो मैंने आपको लिबरलाइजेशन का मतलब ही बता दिया है। ठीक है, और 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसे क्या बोलते हैं, LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक, लिबरलाइजेशन के मीनिंग मैंने बता दिया है, ये सभी जो है बैरियर्स है उनको हटाना। और कौन सपोर्ट किया था, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बात करते हैं भाई ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो दोस्तों, ये जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल रूल्स ट्रेड के ग्लोबल रूल्स को डील करता है। मतलब भाई अलग अलग देशों के बीच में जो भी ट्रेड के रूल्स हैं उन सभी रूल्स के साथ जो है ये डील करता है ग्लोबल लेवल पर। मतलब ग्लोबल रूल्स क्या होने चाहिए ट्रेड के, इन सभी मामलों में ये अपनी दखल अंदाजी करता है। तो भाई WHO कहता क्या है, अच्छा ज़रा अंग्रेजी में बोल दूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, देशों के बीच में कैसा रूल्स रहेगा, उन सभी रूल्स यानी ग्लोबल रूल, जो कि ग्लोबल रूल बोला गया है, मतलब भाई वर्ल्ड लेवल की बात की जा रही है। ठीक, वो सभी रूल्स ये देखता है। तो WHO कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO जितने भी बैरियर्स लगाए जाते हैं ना ट्रेड पर, फॉरेन ट्रेड पर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, वो हार्मफुल है। ठीक है, अच्छा दोबारा सुन लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जितने भी बैरियर्स लगाए जाते हैं फॉरेन ट्रेड पर, मतलब भाई विदेशों से जो आपका व्यापार हो रहा है उस पर आप बैरियर ना लगाइए, इन्वेस्टमेंट जो विदेशों से उस पर बैरियर ना लगाइए, ये सभी चीज़ें हार्मफुल है। आप कभी भी फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर ना लगाइए, हार्मफुल है। कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड जो है कंट्रीज़ के बीच में फ्री होना चाहिए। हर कंट्रीज़ को जो है इस वर्ल्ड में लिबरलाइज कर देना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को। इंग्लिश में बोल दूँ, अकॉर्डिंग टू WTO ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स आर हार्मफुल, देयर शुड बी नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये तो भाई इनका कहना था, मेरा कहना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है, आपकी बुक में जो लिखा है आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। आखिर में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में इम्पैक्ट कुछ यूँ पड़ा कि भाई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ गई एमएनसीज़ के द्वारा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है इंडिया के अंदर, ठीक है, और इससे कंपटीशन बढ़ गया। अगला क्या हुआ हमारा, अगला हुआ कि भाई इंडियन कंपनीज़ का भी ग्रोथ हुआ। कई सारे टॉप इंडियन कंपनीज़ जो है उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कंपटीशन की वजह से। वो भी दूसरी कंपनियों में गए और वहाँ पर जो है उन्होंने अच्छा खासा अपना व्यापार सेटअप किया। उन्होंने भी नई टेक्नोलॉजी में, नई प्रोडक्शन मेथड्स में जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से उनको भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब गुड सर्विस वो दे पाए और उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा हो पाया, ठीक है। और कई सारी कंपनियों ने तो भाई फॉरेन कोलैबोरेशन भी गेन कर पाए। अगला क्या है, इंडियन कंपनीज इमर्ज एज एमएनसीज। जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी एमएनसीज की तरह इमर्ज हुई, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह बन गई। जैसे इन्फोसिस हो गया, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, एशियन पेंट्स हो गया। ये सभी कंपनीज भी अब इंटरनेशनल कंपनीज बन गई हैं जिसे हम एमएनसीज बोलते हैं। और क्या हुआ भाई हमारे इंडिया में, क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का, तो सर्विस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज हैं उनका ग्रोथ हुआ। जैसे आईटी कंपनी हो गया, ठीक है, कॉल सेंटर्स प्रोवाइड कराती हैं ये कंपनीज, ठीक है ना। भारत में जो है ना कॉल सेंटर का व्यापार बहुत बड़ा है, ठीक है ना। कॉल सेंटर क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जिसे कॉल रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग कंपनीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक ही ऑफिस रहता है बड़ा सा, उसी में हज़ारों लोग बैठे रहते हैं, कॉल्स आते हैं, लोग उठाते हैं, बात करते हैं, आप भी जानते हो, ठीक। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस कॉल सेंटर वाले काम से, ठीक है, जिसे हम आईटी में ही गिनते हैं। अगला क्या हुआ, तो एक नुकसान ये हुआ कि छोटे छोटे व्यापारियों को जो है थ्रेट हो गया। कैसे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सस्ते में वही सामान बनाकर बेचने लगी। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आई भाई वेजिटेबल ऑयल बेचने लगी हैं। तो छोटे छोटे गांव में लोग जो बेचते थे वो ख़त्म हो गए एक तरीके से। प्लास्टिक हो गया, टॉयज़ हो गए। टॉयज़ वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया था भाई। पहले इंडिया के लोगों को खतरा था भाई, टॉयज़ थोड़ा महंगा बनता था। चाइना में आज टॉयज़ बहुत सस्ते बनते हैं। चाइना के टॉयज़ धड़ल्ले से इंडिया में बिकते हैं और इंडियन टॉयज़ ना के बराबर दिखते हैं, कभी दिखते ही नहीं। जो भी टॉयज़ देखो मेड इन चाइना ही दिखता है, ठीक है। टायर में और बहुत सारे बैटरीज में, कैपेसिटर्स में, इन सभी में जो है ना छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे वो सभी ख़त्म हो गए। उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो गया, इस समय खतरा हो गया है कंपटीशन से, ठीक। तो ये थे खतरे, क्योंकि बड़े बड़े लोग आ गए, उस वजह से छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को खतरा हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखो यार, गवर्नमेंट ने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मौका दिया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं ताकि लोग आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और क्या पॉइंट है, तो एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि भाई कंपनीज जो कि सेटअप कर रही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपने प्रोडक्शन सेंटर को, उन कंपनीज़ को 5 साल के लिए टैक्स फ्री किया जा रहा है। मतलब उनको जो 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट एक और बेनिफिट दे रही है कि भाई थोड़ा लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि चलिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कुछ कानून नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। गवर्नमेंट थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई वर्कर्स के जो राइट्स हैं, कुछ जो कानून है, अगर आप उनको नहीं मानेंगे, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं वो किस सेक्टर के अंदर आते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, कानून रहते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कंपनीज़ को। तो कंपनीज़ कुछ को नहीं भी फॉलो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट ने एक और छूट दे रही है थोड़ी सी। वो गवर्नमेंट कह रहा है कि अब भाई आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पे लोगों को न रख कर आप जो है टेम्प्ररी बेसिस पर भी रख सकते हो, एज़ पर द प्रेशर ऑफ द वर्क। अगर काम बहुत ज़्यादा है तो भाई 1000 वर्कर्स और मंगा लो, ठीक। और 10 दिन बाद काम ख़त्म हो गया तो 1000 वर्कर को भगा दो, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक। तो ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, नाउ अब बात करते हैं द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। देखो, जो
एजुकेटेड स्किल्ड वेल्दी लोग हैं जो कि उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। जैसे भाई पढ़े लिखे इंजीनियर थे उनको भी नौकरियां मिल गई, पहले बेरोजगार थे उनको नौकरी मिल गई। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से जो है बहुत सारे अनएजुकेटेड अनस्किल्ड लोगों की नौकरियाँ भी गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन ने नौकरियाँ यानी कि रोज़गार बढ़ाया तो है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया तो है, लेकिन एट सर्टेन एक्सटेंट कुछ हद तक ही बढ़ाया है, ठीक है। ओके नाउ तो अगर हमें ग्लोबलाइजेशन को फेयर करना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट सबको मिले, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कई सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उन लोगों के इंटरेस्ट को जो कि इसकी वजह से जिनको खतरा हो रहा है, जिनको थ्रेट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। या यूँ बोलूँ तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी है ताकि प्रोटेक्ट कर सके सभी के इंटरेस्ट को जो कि देश के अंदर है, सभी के लोगों के मतलब को ध्यान में रखते हुए हमें उनको प्रोटेक्ट करते हुए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। ओके अगर कंट्री में जो है हमारे देश में अगर जो हमारे इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, अगर उनको थ्रेट हो रहा है तो गवर्नमेंट चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है WTO के साथ बैठकर नेगोशिएशन करके। नेगोशिएशन का मतलब होता है भाई मोल तोल करके, मोल भाव करके जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के अपने इंडिजिनियस जो हमारे देश के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है उनको सेफ गार्ड कर सकती है, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकती है ताकि वो फिर आगे कॉम्पीट कर सके, ठीक। अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है। ओके नाउ अब आगे क्या है, गवर्नमेंट एंड WTO। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बताया गया कि गवर्नमेंट जो है नेगोशिएट कर सकता है यानी मोल भाव कर सकता है WTO के साथ ताकि फेयर रूल बन सके, ताकि जो है हमारे जो देश के अंदर के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कोई थ्रेट ना हो। तो बस इतना ही था इसमें। तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक और लाइन आखिरी में बोलना चाहूँगा जो कि आपकी किताब में ही दिया हुआ है कि WTO ने जो है प्रेशर पुट किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर सो दैट वो लिबरलाइज कर सके अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को ताकि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो समझ रहे हो ना, प्रेशराइज कर रहा है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। तो खैर जो भी हो, आपका ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। और हाँ, जल्द से जल्द मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस बनाऊंगा और मुझे लगता है कि इसके चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े आपके लिए टफ होंगे, इसलिए मैं उनके अच्छे तरीके से उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो परेशान मत होना, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर।